गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं टर्निंग पॉइंट से मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने एक टॉपिक लिखा गया है जो कि केमिस्ट्री का एक सॉलिड टॉपिक है। इसको हम लोग इजी तरीके से इसमें देखेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इसलिए हम लोग दोनों को देखते हुए यहाँ पे जितने भी टर्म हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। यहाँ देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है इक्वेशन। यहाँ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, डिफरेंट रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई सॉलिड लिक्विड से रिएक्शन करता है और कोई लिक्विड गैस से रिएक्शन करता है, कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस से रिएक्शन करता है। जैसा कि आपने रस्टिंग प्रोसेस जानते होंगे, जंग लगना। अब लगभग जितनी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो भी आयरन का ऑब्जेक्ट, उसमें रस्ट लग जाता है। तो वो रस्ट क्यों लग जाता है, कैसे लग जाता है, वो है वही चीज आपका रिएक्शन होता है। और जब कोई एक सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं तो वो केमिकली होते हैं। केमिकली मतलब कंपाउंड से बने हुए होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिससे वे रिएक्शन करने के बाद, जो अभिक्रिया करने के बाद कोई प्रोडक्ट देते हैं जिससे एक रिएक्शन बनती है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। When two or more chemicals are compounds, दो या दो से अधिक केमिकल या कंपाउंड कह सकते हैं एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद जो रिएक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिर से एक बार, दो या दो से अधिक जब कंपाउंड या पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उससे एक प्रोसेस होता है जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बट उसी केमिकल रिएक्शन को यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए बाय रिटन फॉर्म, मतलब उसे लिख कर बता दिया जाए, तो उसी से एक फॉर्म निकल कर आता है जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर अगर आयरन, एक ओरली बताएं कि आयरन है ये, अगर आयरन किससे रिएक्शन करे, किसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे। फिलहाल ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये एक दूसरे से रिएक्शन करेगा और क्रिया करेगी तो यहां पर क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 और H2 निकल जाएगा। अगर मैं इसको बताऊं मन में ही रखकर, अपने माइंड में ही रखकर बोलूं कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म आयरन सल्फेट, या यहाँ पे हो जाएगा FeSO4, आयरन सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में गैस प्राप्त। केवल दिमाग में रखकर अगर इसे माइंड में रखें और बोल दें तो वो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। बट उसी को हम रिटन फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पे चैप्टर से क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों में किसी भी केमिकल इक्वेशन में, एनी केमिकल इक्वेशन हैविंग टू थिंग्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। दो चीजों से पहले हम लोग बात करें तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट के फेजेस चेंज हो जाते हैं, मींस कह सकते हैं स्टेट बदल जाता है। पहला पॉइंट, क्योंकि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो किसी भी कंपाउंड का स्टेट बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बदले। दूसरा क्या होगा, स्टेट के साथ कलर भी बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकता है, कलर नहीं भी बदल सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अगला,
टेम्परेचर, टेम्परेचर में इफेक्ट हो सकता है। कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और कभी कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो ये सभी प्रोसेस होते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला प्रोडक्ट, ये किस पर डिपेंड करता है, ये होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर। दूसरा प्रोडक्ट पर। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है भाई, दूसरे एक नए प्रोडक्ट आ गए, एक नए रिएक्टेंट्स, मींस दोज आर प्रेजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन लेफ्ट साइड आर नोन एज रिएक्टेंट। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड में उपस्थित होता है, रहता है, उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर Fe से सल्फ्यूरिक एसिड तक एक प्रकार का रिएक्टेंट है। अगला, लेकिन यहां पर दूसरा है जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑलवेज हैविंग इन ए केमिकल इक्वेशन आर केमिकल रिएक्शन टू द राइट साइड। वो किधर होता है, राइट साइड में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो ये FeSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको फाइंड हुई है वो टोटल क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कह सकते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इस दोनों पे फॉलो होता है। अगर केमिकल इक्वेशन होता है या केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, उन सब में क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है। ये होता क्या है, जैसे मैं बताऊं, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट। सपोज 5 ग्राम आपके रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम का ही होगा, उसमें पॉइंट का भी फर्क नहीं होगा, मतलब पॉइंट में भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर पॉइंट का भी चेंजेस ना हो तो उसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। वो एक रूल है जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन सबको देखने के बाद ये पता चलता है कि क्या कभी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा इस तरह आपको किसी भी रिएक्शन में दिखता है क्या, नहीं। ये केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वो आपको दिखता नहीं है, बट आपको रिप्रेजेंट करना होता है, आपको लिखना होता है। पर कैसे, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 118 एलिमेंट अभी तक सर्च किए गए हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं और 26 जो हैं वो डेरिवेटिव्स एलिमेंट है। डेरिवेटिव मतलब प्रयोगशालाओं में बनाए गए एलिमेंट्स हैं। और जो पहला प्रोडक्ट है वो एज ए यूरिया जानते हैं हम लोग। तो यहां पर देखने से ये पता चलेगा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा आगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। वैसे तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जो एक सिंपल वे में होंगे, कुछ ऐसे रिएक्शन आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे है मान लीजिए Fe प्लस, यहाँ पे हो जाएगा H2O। अगला मान लीजिए यहाँ पर बनता है Fe2O3 प्लस, यहाँ पे मान लीजिए H2, क्या होता है H2 हो जाए। मान लीजिए ऐसे कुछ फार्मूले हैं आपके पास, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैंने अभी भी बताया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन का एक रूल होता है, वो फॉलो होता है। तो यहां पर Fe, तो चेक करेंगे हम लोग क्या ये फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है तो उस बेस पर इसके नेम बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे Fe है तो क्या चेक करो कि Fe राइट हैंड में सेम है क्या। तो यहाँ पे Fe, दूसरी तरफ भी Fe, तो Fe सिंगल नंबर में, पूरा का पूरा ये क्या है Fe और Fe सिंगल नंबर में एक ही दिख रहा है। इस तरीके से आगे देखते हैं लोग।
यहाँ अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ SO4 और यहाँ भी SO4, SO4 पूरा एक है। कहीं आप O को ऑक्सीजन अलग से मत काउंट कीजिएगा या S को अलग से काउंट मत कीजिएगा। फिलहाल SO4 इधर भी दिख रहा है तो SO4 इधर भी चेक कीजिएगा। अगर O अलग दिखे तो O अलग चेक कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे SO4 दिखे तो आप SO4 दोनों तरफ चेक करेंगे, देखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे H2 बचा हुआ है तो H2 दूसरी तरफ हो गया। तो ये देखने के बाद हमें लग रहा है कि दोनों तरफ की मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम है। तो इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन है। कौन सा है? बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हों, जिस रिएक्शन में, जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हों, दोनों सेम नंबर में हों, तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। बट ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि आपको ये बोला जाए कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है वो बैलेंस इक्वेशन है। तो चेक करते हैं एक बार हम लोग। यहां पर Fe सिंगल नंबर में है और दूसरी तरफ राइट हैंड में चेक करेंगे तो Fe डबल नंबर में है। तो ये चीज आपका गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे देखिए। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना होगा और कुछ आगे प्रोसेस भी करने होंगे जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ Fe कितने 2, तो हम यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर होते हैं उनको केमिस्ट्री में मोल्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ नंबर ऑफ Fe मोल्स कितने हो गए 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे Fe तो हमारा क्लियर हो गया, बट यहाँ पे देखो O और H दो चीजें अलग अलग हैं। तो O की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हम लोग कैसे करें भाई कि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। अब ऐसा कुछ करो कि यहाँ भी इक्वल होने के लिए 3 है। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या करते हैं? सोचने की बात है, पहले हम लोग सोच के देखते हैं, ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक ही बार में आपको गेस कर लेंगे कि हाँ यही राइट है। एक बार 2 बार ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। तो एक बार हम लोग ट्राई करके चेक करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ O की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। तो 6 हो गई है तो 6 यहाँ O भी होना चाहिए। तो 6 लाने के लिए हमें 6 मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O की संख्या तो 6 हो गई और यहाँ भी O के नंबर 6 हो गए। बट अभी जो यहाँ पे 6 है, सॉरी 6 2 जा 12। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 12। तो हमारा दूसरी तरफ भी तो 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे H की संख्या 2 है तो 12 लाने के लिए हमें कितना करना होगा? यस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 12 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसके पहले कौन सा इक्वेशन था? ये अनबैलेंस इक्वेशन था। तो इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो हमारा अनबैलेंस हो गया। मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि इक्वेशन रिएक्शन क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन होते हैं 2 टाइप के। पहला बैलेंस और अनबैलेंस। किसी भी इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ मास एक्शन रूल लगता है। लॉ ऑफ मास एक्शन रूल का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर हो, या ना समझ में आए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो लेफ्ट साइड का मटेरियल राइट साइड के मटेरियल दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला जो मैंने यहां पे अभी बताया कि एक को चेक करो और नंबर आप मोल्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो मेथड कहलाएगा 2 हो जाएगा। इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग कितने से कैसे इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? पहला डायरेक्ट मेथड होता है। तो कौन सा? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो होता है हीट
कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मेथड है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड यही जो मैंने अभी भी सिंपल सा बताया कि एक एक नंबर को इक्वल कर लो और इक्वल करने के बाद सारे क्वेश्चन को आप बैलेंस कर सकते हो बड़ी इजी तरीके से। पर इसी को जो ये बैलेंस करने का तरीका है इसी को डायरेक्ट मेथड कह देते हैं। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल्स वर्ड से ही पता चल रहा है भाई। पहले ट्राई करेंगे, एक एक का ट्राई, एक बार ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, देखेंगे ट्राई करके कि क्या इस पे ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी एक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। इसी एक इक्वेशन को सबसे पहले हम उठाकर चेक करते हैं। तो इक्वेशन आपके सामने वही सेम होगा, Fe प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप हमेशा ही गलत करेंगे। श्योर है, कोई अदर तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर इसको आपने समझा नहीं तो आप समझ लीजिए हिट एंड ट्रायल का एक क्वेश्चन श्योर आता है, जो कि आप क्लास 10th के बच्चे तो श्योर इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन गलत करके आएंगे, अगर ये चीज आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो। देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला Fe प्लस H2O एरो, यहाँ पे एरो के बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं Fe2O3 प्लस H2 एज ए गैसियस फॉर्म। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक टेबल बनाना होगा। सबसे पहले हमें एक छोटा सा टेबल बनाना होगा। ये होगा आपका स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल बनाने के बाद इस टेबल को परमानेंट रखने की कोशिश करेंगे। इसी में सारा काम करेंगे हम लोग। यहां पे हो जाएगा एलिमेंट नेम, नेम और सिंबल कुछ भी कर सकते हैं। नेम चाहे लिखिए या सिंबल लिखिए। रिएक्टेंट साइड या, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बोथ आर मेंशन ही है। 1 बाय 1 हम लोग इसको लिखेंगे। यहां पर देखेंगे Fe पूरे में Fe ही तो है, पहले Fe लिखते हैं। फिर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखते हैं। जो है वो एलिमेंट के नेम के नीचे या उसके सिंबल को लिखेंगे या उसका नाम लिख देंगे डायरेक्टली एज ए स्पेलिंग फॉर्म। यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में कितना है, 1, तो नंबर में लिखेंगे इसे 1। और रिएक्टेंट में यहाँ पर Fe कितने हैं, 2, यहाँ 2 हो गया। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, तो नंबर ऑफ 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 3। तो नाउ स्टार्ट सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड में हम लोग सबसे पहले बैलेंस करने वाले हैं किसको, Fe को। तो हम लोग केवल और केवल इस टेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमेंट नेम, रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। जानते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा पहला एलिमेंट Fe और ये हो जाएगा सिंगल, और यहाँ 2। तो 2 को बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 टाइम क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। अगला थर्ड स्टेप थर्ड में हम लोग सबसे बड़े एलिमेंट को, उसके बाद Fe सिंगल था, अलग था, इसको हमने किया। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम लोग। सबसे जो छोटा होगा सबसे पहले उसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट नेम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है। यहाँ पे एलिमेंट नेम कौन सा है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ 3।
फिलहाल यहाँ पे 1 है, 3 तो देखो कभी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्वल करना है इसे। और अगर मैं मान लीजिए या फिर इधर मान लीजिए हमने क्या किया, इसको ऐसा कुछ करो कि ये बैलेंस हो जाए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए 2 से ट्राई करते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, पर आप करेंगे ट्राई। यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 6 होगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गए। अब यहाँ पे 6 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 से किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 से करने के बाद, सॉरी यहाँ पे 6 से करने के बाद, यहाँ पे 2 से करने के बाद, अब ये बन के क्या आया 6 और ये बन के आया 6। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्टेंट बदल जाएंगे, क्या बदल जाएंगे, अब ध्यान देना है आपको हाइड्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन के नंबर कितने 12 हो गए, तो इसको आपको 12 बनाना पड़ेगा इस टाइम में। यहाँ पे 12 हो गया ना, अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो अगले स्टेप में, स्टेप 4 में मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, टेबल नहीं बना रही, टेबल से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, टेबल आप बना नहीं सकते हैं। एलिमेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहां पे देखेंगे अब आपका हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के नंबर अभी 12 हैं और यहाँ 2 हैं। तो अब हमें क्या करना है, इधर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो ये 12 होगा। ऑलरेडी यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लास्ट में आपका एक इक्वेशन बनकर आ गया। नीचे इस 5th स्टेप में अगला जो होगा ये स्टेप 5th हो जाएगा। यहाँ स्टेप 5th में आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिल गया, मेरा क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है बैलेंस करना इक्वेशन। एक दो एग्जांपल और लेकर हम देखते हैं, अगर समझ में आएगा तो। यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोगों को अब लिखना होगा इसके फेजेस। मैंने कहा था फेजेस बदल जाते हैं, तो फेजेस हमें लिखना होगा इसमें। अब देखो जब भी एज ए सॉलिड है, सॉलिड मीन्स कह सकते हैं मेटल है, या फिर क्या है मेटल है, तो मेटल को हम गैस से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फेजेस ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो वैसे जब भी आयरन एक सॉलिड होता है, लोहा जिसे बोलते हैं वो सॉलिड है, तो यस लिख देंगे। और वाटर H2O कैसा होता है लिक्विड, तो यहाँ जल लिख सकते हैं। और FeSO4 ये सॉलिड ही फॉर्म में होगा तो इसे सॉलिड लिख सकते हैं। और ये किसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, तो हम इसी तरीके से जो गैसियस फेज में, तो इनके फेजेस लिखने होंगे। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पूरा इक्वेशन ये 6 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। ये अगला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, स्टेप 6। स्टेप 6 में ये इक्वेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग और डिस्कस करते हैं, रिएक्शन ऐसे कोई सिंबल यहाँ पे दिखे तो ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। अगर कोई ऐसा सिंबल दिखे आपको, सिंपल सा दिखा दे रहे पहले आपको इस तरीके से, ये है रिवर्सिबल। और इस तरीके की सिंबल को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो दोनों तरफ हो सके। जैसे यहाँ पे H2 गैस है, ऑक्सीजन O2 गैस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, पर यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये सिंबल लगेगा और यहाँ पे बनेगा H2O और ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो इस तरीके से ये सिंबल क्या शो कर रहा है, ये सिंबल ये शो करता है कि कोई भी दो गैसें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी, वाटर। बट वाटर अगर रिएक्शन करे चाहे तो ये पुनः दोबारा अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकता है। तो टूट सकने का मतलब एक ये बन सकता है और दूसरा हाइड्रोजन ये बना सकता है। मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो
इस सिंबल का मतलब यही होता है, इस सिंबल को रिवर्सिबल सिंबल बोलते हैं। बट अगर कहीं पे ऐसे सिंपल लिखा हुआ है तो इसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सिंबल का मतलब ही यही होता है, दोज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं, कैन नॉट बी चेंज इनटू द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट में कभी बदल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए एग्जांपल्स लेकर आएंगे जो कि आपको डिस्कस करेंगे, पुनः बैलेंस करना। एक क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ दिक्कत हो, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बॉयज।